गुड मॉर्निंग क्लास। कल तक हम पढ़ाए थे आपको गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। क्या क्या कौन कौन टॉपिक था इसमें हम पढ़ा दिए। एवक के बारे में, ये गौरी का गुलाम था। एवक के बाद आया आराम शाह, आराम शाह के बाद आया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आया रुकनुद्दीन। ये अच्छा शासक नहीं था, इसीलिए इसको हटा के रजिया बन गई, ठीक है। रजिया के बाद आया बहमन शाह। हम रजिया तक तो आप लोग को पढ़ा दिए थे कल को ही। अब देखिए, ये जो इल्तुतमिश था ना, ये चालीसा दल का स्थापना कर दिया था, ठीक है। इसको क्या बोलता है? 40 अमीर तुर्कों का दल, ठीक है। ये क्या करता था ना, सारा डिसीजन लेता था कि किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। जब रुकनुद्दीन को हटा दी रजिया, उसके बाद रजिया को मरवा दिया या मार दिया। जैसे आप तो देख ही रहे, 1240 में इसको केथल में डाकू मार दिया। आजकल तो इसके ऊपर गाना भी बन गया है, रजिया फंस गई गुंडों में, है कि नहीं? ठीक है। ये 40 में इसको मरवा दिया, तो बहमन शाह को बना दिया। जो बहमन शाह था ना, इसका भी दिमाग उतना तेज नहीं था वैसे। इसको मतलब 40 तुर्कों का दल जो था ना, 40 चालीसा जो तुर्कों का दल बोलता है, कोई तुर्क ये चहलगानी बोलता है, बहुत तरह का नाम है इसका, ठीक है। बहमन शाह को जब बनाया गया ना, तो ये सिर्फ 2 साल तक ही शासन कर पाया, 1240 से 1242। इसको भी बंदी बनवा के ना दिल्ली में मरवा दिया गया। जब बहमन शाह को मरवा दिया गया, तब आया मनसूर शाह। इसको भी 40 गुलाम का दल ही इसको अथी राजा बनवाया, ठीक है। जब मंसूर शाह राजा बना ना, तो एक बलबन नाम का शिकारी था, बलबन, ठीक है। इसको इल्तुतमिश अपॉइंट किया था अपना। ये शिकारी था, मतलब कोई भी अगर राजा शिकार करने जाता था ना, तो बलबन ही उसका मदद किया करता था शिकार करने में। तो बलबन जब इल्तुतमिश के समय में शिकारी नियुक्त हुआ था, मतलब समझिए ये बलबन का गुलाम था, सॉरी, ये इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, ठीक है। तो बलबन क्या करता था ना, तो इल्तुतमिश का बेटी रजिया थी, रजिया जब भी शिकार करने जाती थी तो बलबन साथ में जाता था। छोटा मोटा शिकार जो भी मिले उसको जाता था रानी साहिबा के साथ देखने के लिए कि क्या राजा करते हैं, क्या रानी करती है, वो सब देखने के लिए जाता था कि रानी ना मारा जाए कहीं। ये छोटा मोटा बकरी, मुर्गी, ये थोड़ी ना शेर का शिकार कर पाएगी। इसको तो तीर चलाना भी नहीं आता था, इसको तो घोड़ा चलाना नहीं आता था रजिया को, उसको तो मलिक याकूब सिखाया था घोड़ा चलाने के लिए, ठीक है। जब बहमन शाह शासक बना ना, तब भी ये था। लेकिन मंसूर शाह के समय में क्या हुआ ना, जब मंसूर शाह शासक बना, इसको शामिल कर दिया, ठीक है। इसको जब शामिल कर लिया गया, तो इसको तो पता चल गया 40 गुलामों का दल जो है इसका विरोध करेगा, ठीक है। इसको जब शामिल कर लिया, तो ये तो बहुत दिमाग वाला आदमी था ना, इसको पता चल गया 40 गुलाम का दल मेरा विरोध करेगा। तो ये क्या करता था, राजा का मदद करता था बहुत। और जो भी काम करे राजा का ना, मंसूर शाह का ना, तो ये तुरंत बोल दे कि हम नहीं किए हैं, 40 गुलामों का दल किया है, हमको आप इसका क्रेडिट मत दीजिए। क्योंकि ये चाहता था ना कि इस सबके नजर में, राजा का नजर में भले हम खराब हो जाए, लेकिन 40 गुलामों का दल में खराब नहीं बनना है हमको। क्या कि जो 40 तुर्कों का दल था ना, यही राजा डिसाइड करता था, उस समय का किंग मेकर था, ठीक है। किंग मेकर कौन था उस समय का? 40 तुर्क, तुर्क या चहलगानी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। 40 तुर्कों का दल जो था ना, तो ये क्या किया कि इसके नजर में अच्छा बनने की कोशिश करने लगा, ये इसका भी मदद करने लगा। अगर कुछ काम होता था 40 तुर्कों का ना, ये कर देता था, बोलता था इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, राजा साहब हम नहीं किए हैं, ये सब ये लोग किया है। अब साला 40 तुर्कों का दल का बीच में भी इसका वैल्यू बढ़ने लगा। बोला ये आदमी तो ठीक है। अब इसका वैल्यू तो बढ़ रहा था समाज अथी में, सिस्टम में। बलबन ने क्या किया, षड्यंत्र करके इसको मरवा दिया, मंसूर शाह को। जब मंसूर शाह मर गया, तो 40 जो गुलाम का दल था ना, इसको तो पता चल गया कि मंसूर शाह मर गया, तो अब किसको राजा बनाएगा? तब नसरुद्दीन शाह को राजा बनाया गया। ये बहुत ही अच्छा ही राजा था, ठीक है। इसका कार्यकाल आपको बता देते हैं, 1246 से लेकर 1266 तक इसका लंबा कार्यकाल चला, समझ रहे हैं? तो बलबन राजा बनने के लिए कितना लंबा संघर्ष किया। राजा जिसको भी बनना है ना, उसको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। मालिक बनने के लिए गुलामों की तरह खटना जरूरी है, इसको पता था ये बात। ये अपना बड़ा गुलाम से एक संदेश इसको मिला था कि राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जब मंसूर शाह मारा गया, तो इस समय तो ये तुर्क में शामिल तो हो गया था,
लेकिन जब नसरुद्दीन शाह बना ना तो इसको 40 तुर्कों का दल में शामिल कर दिया। ये लेकिन बहुत चालाक था, ये एकदम पीछे रहता था, 40 तुर्कों में ना पीछे रहता था और सारा काम यही करता था। लेकिन सारा कोई भी काम का क्रेडिट अपने नहीं लेता था कि भाई हम नहीं किए हैं, ये सारा ये लोग किया है, क्योंकि इसका चालाकी था बलवन का। क्या कि बलवन को राजा बनना था। अब राजा बनने के लिए तो बेटी से शादी करना होगा। बलवन तो बूढ़ा हो चुका था, क्या कि बलवन इल्तुतमिश के समय में आया था। ठीक है, आप समझिए, ये तो ऐबक को फॉलो कर रहा है कि ऐबक कैसे राजा बना। ऐबक गौरी का बेटी को फंसा लिया। अब राजा बनने के लिए तो किसी बड़ा आदमी का बेटी को फंसाना पड़ेगा ना। जब आप गरीब हैं, आपको यदि राजा बनना है तो अब क्या कीजिएगा। यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो एक अच्छा लड़की से फंसा के शादी कर लीजिए, आप भी राजा बन जाइएगा। राजा बनने के लिए देखिए जरूरी नहीं काम करना, या तो अच्छा काम कीजिए और राजा बनिए। ये क्या किया, ये नौकर बन के ऐसा काम करने लगा ना कि इसमें पूरा राजा का गुण आने लगा। ये क्या किया, 40 जो तुर्कों का दल था ना, इसमें आस्ते आस्ते फूट डालने लगा। ठीक है, ये क्या किया, जितना भी बूढ़ा लोग था उसको बड़ा बड़ा पद देने लगा। क्या कि जानता था बड़ा पद देंगे तो बूढ़ा सफाया होते जाएगा, कोई 5 साल में मरेगा, कोई 10 साल में मरेगा। यही काम रजिया करना था, वो की नहीं। ये क्या किया तब, अब नसरुद्दीन शाह को कोई भी मारना चाहता था ना तो ये मारने नहीं दे रहा था इसको। अब ये दिमाग लगाया कि करे तो क्या करे। अब हम बलवन को तो राजा बनना है, राजा बनने के लिए तो राजा के करीब होना जरूरी है, या तो इसका बेटी से शादी करना होगा। ये तो जवान था उस समय, नसरुद्दीन शाह था ना जो जवान था, एकदम अच्छा आदत था इसका। मतलब कोई ये लड़की बाजी उजी में, लाल हरा पीला में नहीं पड़ता था। ठीक है, और ना ही ये कुछ गलत काम करता था। ये मितबई राजा इसको कहा गया। ये टोपी सी के अपना गुजारा करता था। अब आप सोच रहे होंगे राजा होके टोपी सीता था। हाँ, वही जो टोपी जो पहनता है ना उसको ये सीता था और बेचता था बाजार में। अगर आज भी राजा अगर टोपी बेचने लगे तो सोचिए बाजार में क्या कीमत में बिकेगा। अगर नरेंद्र मोदी कोई टोपी सी के बेचे तो उसका ब्रांड वैल्यू क्या होगा। नरेंद्र मोदी अपना शर्ट उतार के अगर बेच देना तो उसका क्या कीमत होगा। हम लोग बेचने जाएंगे, हम लोग को मारेगा जूता से, बोलेगा शर्ट मंगा करा। लेकिन नरेंद्र मोदी बेचने आएगा 10 करोड़ 20 करोड़। वही हाल राजा का था। राजा जो सामान बेचता था उससे अपना खर्चा चलाता था। ठीक है, ये बात बलवन को पता था कि ये आदमी ठीक है। तो ये क्या किया, अब ये दिमाग लगाया कि ठीक है हम तो राजा बनने के लिए कोई उपाय और सोचना पड़ेगा। इसका एक बेटी थी, फिर ये चाल चला। अब ये सोच रहा है अपना बेटी का शादी करवा दे। ठीक है, राजा से अगर ये डायरेक्ट शादी करवा देगा इससे तो 40 गुलामों का दल भड़क जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिमाग लगाया, 40 तुर्कों को बोला कि देखिए अगर राजा को अपना अंदर रखना है ना तो अपना बेटिया का शादी इससे करवा देते हैं। ये लोग भी सोचा अरे बाप रे कितना अच्छा आदमी है ये, हम लोग से सजेशन ले रहा है। मतलब समझिए कि एकदम भक्त आदमी है हम लोग का, 40 तुर्कों का। बोला हाँ हाँ करवा दो करवा दो करवा दो। लेकिन इसका मन में तो कुछ और बात चल रहा था कि राजा का अगर करवा देंगे वे शादी हम अपना बेटी का तो हम तो राजा का ससुर बन जाएंगे, तो मेरा पावर 40 गुलाम दलों में सबसे ज्यादा हो जाएगा। इस बात से ना 40 गुलाम दल बेखबर था कि बलवन चाल क्या चल रहा है। तो अब बलवन क्या किया ना, अपना बेटी का शादी नसरुद्दीन शाह से करवा दिया। ठीक है, इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन नसरुद्दीन शाह। ठीक है, इससे करवा दिया। अभी करवा दिया तो बलवन बन गया ससुर। अब एक ससुर का वैल्यू तो आप समझ रहे हैं कितना होता है। हर हर ससुर तो जयचंद नहीं ना है कि पृथ्वीराज को मरवा देगा। अगर जयचंद पृथ्वीराज को नहीं मरवाता तो ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता, गुलाम वंश आता ना, गुलाम वंश आता ना, कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ता। आज भी हम लोग राजपूत शासक को देख रहे होते हैं। लेकिन एक गलती की वजह से सारा सिस्टम क्रिएट हो गया और हम लोग को सारा चीज पढ़ना पड़ रहा है। और ये सारा प्रतियोगिता परीक्षा में रेलवे एसएससी में आता है, इसलिए हम लोग को ये जरूरी टॉपिक है। और बलवन गुलाम वंश का सबसे जरूरी चीज बलवन। हम लोग अगर ना ऐबक को पढ़ना है आराम से, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। इल्तुतमिश पढ़ना है, रुकनुद्दीन नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। रजिया बहमन शाह कोई दिक्कत नहीं। इसको नसरुद्दीन शाह का थोड़ा सा कार्यकाल बड़ा था इसलिए इसको पढ़ना होगा, फिर बलवन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब नसरुद्दीन शाह मारा गया 1266 ईस्वी में, इसको कोई रोग हो गया या कैसे करके मारा गया पता नहीं, या तो यही षड्यंत्र किया होगा। ये जब मर गया तो शासक जानते कौन बना, बलवन। सोचिए दामाद मरने के बाद शासक कौन बन रहा है, बलवन। गुलाम वंश का नम्मा शासक बलवन। ये बहुत ताकतवर शासक था। ठीक है, बलवन को शासक बनने से पहले ना नसरुद्दीन उपाधि दे दिया था उलूग खां का। सोचिए इसको उपाधि पहले से मिला हुआ है। ठीक है, बलवन को शासक बनने से पहले उपाधि मिल गया था। अब बलवन क्या क्या किया, एक मिनट बताते हैं।
1266 तक तो इसका कार्यकाल था, ठीक है। अब हम लोग बलबन का सिर्फ देखेंगे, ठीक है। देखिए, नसरुद्दीन शाह का तो 62 से 66 तक खत्म हो गया, 1246 से लेकर 66। अब आ गया बलबन, ठीक है। बलबन बहुत सारा सुधार किया था 1266 से अब टू, ठीक है। ये लगभग आपका मतलब खिलजी वंश आने तक शासक किया था, इसके बाद दो छोटे छोटे शासक आया था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है। अब बलबन क्या किया, देखिए इस सब गुलाम आ रहा है, एक दूसरे का गुलाम आ रहा है, गुलामों का गुलाम। तो इसका मतलब ये तो पता चल जा रहा है इससे ये सब कोई रिश्तेदार नहीं है, मतलब एक ब्लड रिलेशन नहीं है ये लोग का बीच में। तो इसका मतलब है सब एक जात का नहीं है। बलबन क्या था ना, ईरानी था, ठीक है। ये ईरानी था, ईरानी बोलिए या पारसी बोलिए इसको, पारसी, ठीक है। पारसी परंपरा का ना ये बहुत सारा पर्व चालू करवाया था, ठीक है। ईरानी था तो ये पारसी भी था, ठीक है। ये क्या शुरू करवाया था पारसी पर्व, देखिए नवरोज, ये पारसी पर्व है जिसको बलबन शुरू करवाया था, ठीक है। ये जो पारसी पर्व है ना, इससे पहले कोई भी सल्तनत मतलब कालीन राजा नहीं शुरू करवाया था, यही करवाया था। सजदा, सजदा जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब इस्लाम धर्म में ना बहुत रिस्पेक्ट वाला चीज होता है, ठीक है। कि मतलब मैं तेरी सजदा करूं, मतलब सिर्फ भगवान के अलावा सजदा किसी का नहीं किया जाता है इस्लाम में। मतलब इस धर्म में, सब धर्म में अलग अलग चीज होता है, इस्लाम धर्म में। और एक प्रथा चलाया परबोज, ये जो प्रथा है ना आपका, इस तो आप मतलब इस्लाम धर्म में भी है। इसमें क्या होता है ना, सजदा परबोज, इसमें देखिए स्पेलिंग गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। और लिख देते हैं। और क्या चलाया, राजस्व, ठीक है। अब देखिए नवरोज चलाया, सजदा चलाया, परवोज चलाया, परवोज और राजस्व। और सबसे बड़ा चीज क्या चलाया पता है, लो रक्त की नीति। सबके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए बलबन जैसे ही राजा बना ना, सबसे पहले 40 दलों का निस्ता नाबूद कर दिया। बोला ना अब हमको ये सब नहीं चाहिए, ये रहेगा साला डिस्टर्ब करेगा, कल हमको मरवा देगा। 40 दलों को सबसे पहले ही समाप्त कर दिया। ये बोला नहीं अब नहीं बर्दाश्त करेंगे तुमको। इसको खत्म किया, ये बोला कि मैं गलती हो गलो, बेकार एक शामिल करना। ये लोग साला परेशान, अब तो मैं खत्म कर दिया आस्ते आस्ते, पहले से फूट डाल दिया था इसको खत्म। अब ये क्या क्या लो रक्त की नीति अपना लिया, जो मेरे खिलाफ बात करेगा तुरंत तलवार बाहर, लोहा हाथ में है गर्दन में रक्त, लोहा और रक्त की नीति अपना लिया। ये अपने आप को ना भगवान का प्रतिनिधि बताया सबको कि देखिए राजा जो होता है ना भगवान का प्रतिनिधि होता है, हमको भगवान भेजा है यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए, हम है और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। आप जो गलती करिएगा उसका सजा हम देंगे, भगवान हमको भेजा है। इस टाइप का बात फैला रहा था। नवरोज पर्व बनवाया, सजदा बता दिया आपको, सबसे पहले ऊपर वाला का होता है परवोज। इसमें क्या होता है ना कि मतलब इस्लाम धर्म में पैर चूमना होता है, पैर को लेके ऐसे करके चूमा जाता है, ठीक है। ये परवोज है, ये रिस्पेक्ट अभी भी किया जाता है। और राजस्व का एक मतलब प्रथा चलवाया जिसमें ना इसमें इसका कहना क्या था, राजा का एक अलग पावर होता है, राजा को सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा, किसको क्या सजा देना है, कैसे लेना है। राजा को छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, ठीक है। ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रतिनिधित्व भी चलाया था, ठीक है। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मतलब समझे तो ये अपने आप को भगवान का साया बता दिया अपने आप को कि भगवान का साया हम यहाँ पृथ्वी पे है, ठीक है। और ये काम क्या था लिख देते हैं आपको। यूपी में एक मुक्तेश्वर मंदिर, एक मुक्तेश्वर मस्जिद ये बनवाया था, ठीक है। यूपी में मस्जिद बनवाया था, यूपी में बनाया था। ये क्या किया ना, ज्यादातर ना ये कोई राज क्षेत्र जीतने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। ये जो बलबन जो था ना, मतलब कोई अलग से राज जीत के अपना में मिला लेना है, सल्तनत को अपना बढ़ाना है, वो काम ये नहीं किया। लेकिन ये एक काम ऐसा किया ना जो कोई नहीं किया। इसका राज में कोई हमला करता था ये उसको उल्टा के मारता था, गर्दा उड़ा देता था। पूरा लो रख की नीति, जो इसके राज के तरफ नजर उठा के देखेगा ये उसको निस्तानाबूद कर देगा, ठीक है। जब तक बलबन रहा कोई मतलब गुलाम वंश पे ऐसे करके नजर उठा के नहीं देख पाया। बलबन के जाने के बाद गुलाम वंश में
एक दो राजा आया, हम बता देते हैं कौन कौन। एक केकूबाद आया, ये कोई फेमस नहीं है, समझे ना। और हो गया शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कैमूर। कोई बोलता ये आ गया, कोई बोलता ये आ गया, ठीक है। अब देखिए शमसुद्दीन कैमूर जो आ गया ना, लगभग ये लोग 2 साल शासन किया, ठीक है। 1290 तक इसका कार्यकाल चला था। बलबन जब तक था पूरा एकदम पावर में, कुछ भी इधर से उधर नहीं हिलने देता था। लेकिन जब बलबन मारा गया तो उसके बाद केकुबाद आया और शमसुद्दीन कैमूस आया। शमसुद्दीन कैमूस आने के बाद ना गुलाम वंश का अंत हो गया, ठीक है। अब अब गुलाम वंश का अंत होगा तो कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश आया था आपका पास 1206 से 1290। अब आया खिलजी वंश। ये कोई खास ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाया। 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासन चला, ठीक है, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का जो शासक था ना, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, नाम देख रहे कितना बड़ा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये राजा बना। यहां तो एक ही रूल चल रहा है ना, चाचा भतीजा दामाद, वही राजा बनेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उसको मारकर दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश का स्थापना किया, ठीक है। और इसको मार के इसका भतीजा अलाउद्दीन, खिलजी गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। इसको मार के इसका भतीजा बैठ गया। ये भतीजा भी था, दामाद भी था, ठीक है। कल का वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये भतीजा दामाद इसलिए बोल रहे हैं ना कि द्रविड़ कल्चर हो या इस्लाम धर्म में क्या होता है ना कि कर्जन सिस्टर में शादी हो जाता है, खाली ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्जन सिस्टर में शादी होता है। ये भतीजा दामाद दोनों था, ये इसको उल्टा दिया, शासक बन गया। गुलाम वंश में भी बलबन भी चाहता नसरुद्दीन को मार सकता था, लेकिन बलबन नसरुद्दीन महमूद इसलिए नहीं मारा, दामाद था। अगर वो ससुर रहता तो कब का उल्टा देता। यहाँ देखिए, इसको मार के खत्म कर दिया कहानी। और कल का मेरा पूरा टॉपिक होगा खिलजी वंश, और हम डिटेल्स में बात करेंगे कैसे कैसे कौन आया और कैसे करके खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया, उसके बारे में हम कल का वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद।